सो अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो कि URTS के हैं, यानी अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज। 45 क्वेश्चंस हैं, हम एक एक करके आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 से। क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी तुमसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आओ देखते हैं। ऑप्शन 1 है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही लग रहा है, गलत लग रहा है? गलत है ना बच्चों, है ना? ये तो गलत है। तुमसे पूछा जा रहा है करेक्ट। करेक्ट यानी कि यहाँ पे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को कम होना चाहिए, तब तो इंस्पिरेशन हो पाएगी ना। हायर टू लोअर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम, तब ये ऑप्शन सही होता। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। सेकेंड है ड्यूरिंग एक्सपीरेशन डायफ्राम एंड EICM कॉन्ट्रैक्ट। ये भी गलत है बच्चों, डायफ्राम और EICM रिलैक्स करती है। थर्ड है एपिग्लॉटिस इज मस्कुलर फ्लैप। गलत हो गया, कार्टिलेजिनस फ्लैप है बच्चों। ओके, एपिग्लॉटिस इज कार्टिलेजिनस फ्लैप, सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन है ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। ये सही लग रहा है बच्चों। फोर्थ स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। करेक्ट पूछ रहा था ना, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फोर्थ। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के दौरान एब्डोमिनल मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ओके, सो 136 का आंसर हो गया बच्चों फोर्थ। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। Match the items given in column 1 with those in column 2 and select the correct option given below. सबसे पहले आओ देखते हैं। टाइटल वॉल्यूम 500 to 550, IRV 2500 to 3000, ERV 1100 to 1200 ml. Okay, one second. ERV will be, yes, ERV will be 1000 to 1100, yes, and residual वॉल्यूम विल बी फ्रॉम 1100 to 1200 ml। ये सही लग रहा है बच्चों। चलो ठीक है, आओ देखते हैं। टीवी हमारा हो जाएगा A का 2। A का 2 कौन से ऑप्शंस में दिख रहा है, सॉरी A का 3, यानी A का 3 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ओके, फर्स्ट एंड सेकंड में दिख रहा है। B का होना चाहिए 1, यानी A का 3, B का 1। 2 सही लग रहा है बच्चों। ERV की वैल्यू होनी चाहिए 1000 to 1100 ml, ये भी सही है, 1000 से 1100। D का 2 यानी रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 to 1200 ml। तो यानी मैच, ये तो सही था ना बच्चों, आसान क्वेश्चन है। तुमसे खाली वैल्यूज पूछे गए हैं, तो वैल्यूज तो तुम्हें ऑलरेडी याद है, तो यानी कि सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए बच्चों। ओके, नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर दिस shifting of oxyhemoglobin dissociation curve to the left side। ओके, यानी कि आपसे लेफ्ट शिफ्ट की बात पूछी जा रही है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन में आपसे लेफ्ट शिफ्ट की बात पूछी गई है, तो लेफ्ट शिफ्ट के लिए जो कंडीशंस हैं वो आप ऑलरेडी जानते हो। क्या क्या कंडीशंस है, और एक बार ही रिपीट करो मेरे साथ। पहली कंडीशन क्या थी भाई, PO2 ज्यादा होना चाहिए। PO2 ज्यादा है तो PCO2 कम हो जाएगा ऑब्वियसली। PCO2 कम है तो H+ आयन की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, H+ आयन की कंसंट्रेशन भी कम होगी। टेम्परेचर भी क्या होगा बच्चों, कम होगा। आओ देखते हैं, अब डिस्कस करते हैं। अच्छा, pH बता दो पहले। pH के साथ क्या होगा, H+ कम तो pH ज्यादा, क्योंकि H+ कम तो एसिडिक कंडीशन कम, इसलिए pH ज्यादा। हायर pH यानी बेसिक एनवायरनमेंट। आओ देखते हैं अब। ओके, यस, अब क्या क्या ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं। हाई PCO2, लेफ्ट शिफ्ट के लिए क्या हाई PCO2 दिख रहा है आपको? नहीं, यानी दिस इज रॉन्ग। मोर H+ आयन कंसंट्रेशन, नो, दिस इज रॉन्ग। हायर PO2 ये सही लग रहा है, देखो यहाँ पर चेक करो। हायर PO2 ये सही लग रहा है, हाई pH ये भी सही लग रहा है, लेस H+ आयन कंसंट्रेशन ये भी सही है बच्चों। ओके, लोअर टेम्परेचर बिल्कुल सही है, टेम्परेचर कम होगा। कितने कंडीशंस हो गए, 1 2 3 4, तो 4 आपका आंसर हो जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी दी करेक्ट आंसर हियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। 138 done. 139. Which of the following is true for transport of gases? Okay. First है maximum amount of oxygen
इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज। बिल्कुल सही है बच्चों, है ना। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट कराते हैं? आरबीसीज। यस, किस फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। नेक्स्ट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा एज बाइकार्बोनेट आयंस। बिल्कुल सही है, ऑलमोस्ट 70% ट्रांसपोर्ट इसी फॉर्म में होती है बच्चों। थर्ड है प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये सही लग रहा, गलत है? सही है बिल्कुल। कमेंट्स में बताना कि कितनी परसेंट ऑफ प्लाज्मा या कितने परसेंट ऑफ CO2 का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा की मदद से होता है और कितने परसेंट ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा की मदद से होता है। ओके यस, तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही लग रहा है ना बच्चों? यस, तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ दी अबव। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर जाएगा फोर्थ। ओके, लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन द करेक्ट ऑर्डर। भाई ये तो एनसीईआरटी की पेज से डायरेक्ट सवाल आया है बच्चों। सबसे पहले बताओ मुझे क्या होगा? सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत होगी यहां से, पल्मोनरी वेंटिलेशन से। ओके, पल्मोनरी वेंटिलेशन के बाद क्या होगा बच्चों? पल्मोनरी वेंटिलेशन के बाद डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होंगी। कौन से साइड पर? एल्वियोलाई, यानी वेंटिलेशन के लिए कौन यूज हो रही है? लंग्स यूज हो रही है। लंग्स के पास क्या है? एल्वियोलाई है। तो यहां के बाद कहानी यहां चलेगी, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। वेरी गुड। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करा देंगे, है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो गया, यानी कि गैसेस पहुंच गए एल्वियोलाई से टिश्यूज तक, तो यानी तीसरी बारी इसकी है। अब टिश्यूज के पास भी तो डिफ्यूजन होना चाहिए ना, तो टिश्यूज के पास यस, तो यानी बी, चौथी बारी इसकी है। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। अब ऑक्सीजन पहुंच गया ना टिश्यूज तक, यानी सेल्स को मिल गया ऑक्सीजन, तो अब वो कर लेंगी सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो एक बारी ऑर्डर देखना बच्चों, DACBE। यस, कौन सा सही लग रहा है? यस, सेकंड सही लग रहा है बच्चों, सही है ना। यस, D, देन A, देन C, देन B, देन E। ओके, तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से सवाल आया है बच्चों। देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चंस हैं, मतलब जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी होगी वो बिल्कुल इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। Gingerly oil, which is rich in unsaturated fatty acids, have, okay, आइए देखते हैं, हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड रिमेन सॉलिड इन विंटर। ये तो गलत लग रहा है बच्चों, ये भी एनसीईआरटी की लाइन, ऑयल के बारे में पूछा गया है। लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड रिमेन सॉलिड इन विंटर, ये भी गलत है। ओके, नेक्स्ट है लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड रिमेन लिक्विड इन विंटर, ये सही लग रहा है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ है हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड रिमेन लिक्विड इन विंटर। भाई अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो लिक्विड कैसे रह सकती है विंटर में? तो ये भी गलत हो गया बच्चों, यानी 141 का आंसर जाना चाहिए कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। ओके, सो 141 विल बी थर्ड। यस, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 141 डन। नेक्स्ट, assertion during inspiration intrapulmonary pressure falls। ध्यान से देखना बच्चों, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ओके, इंस्पिरेशन के दौरान इंट्रापल्मोनरी प्रेशर का पूछा है आपसे, फॉल्स। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर के प्रेशर की बात हो रही है। ओके, सो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज फॉलिंग। तो याद रखना कि ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, जब तक अंदर की प्रेशर ज्यादा नहीं होगी तब तक बाहर से गैसेस कैसे आएंगे अंदर? समझ में आ रही है बात? क्योंकि हम जानते हैं गैसेस हायर टू लोअर कंसंट्रेशन माइग्रेट कर रही हैं, डिफ्यूजन बिल्कुल उसी मैनर में होना है, तो यानी असर्शन तो बच्चों बिल्कुल सही है। चलिए रीजन की बात करते हैं। रीजन है देयर इज अ राइज इन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है ऑफ थोरैक्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ये भी सही है बच्चों। इनफैक्ट रीजन तो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है, क्योंकि प्रेशर घटने की वजह क्या है? वॉल्यूम का बढ़ना। ओके, तो ये बात समझो बच्चों ध्यान से, है ना। ये देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे इन्होंने काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया है, यानी असर्शन तो बिल्कुल सही है कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज फॉलिंग ड्यू टू द राइज इन वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ओके,
तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, एंड रीजन इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द असर्शन. सो आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? फर्स्ट. इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट 143. कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट है बच्चों, ध्यान से सुनना. पहला स्टेटमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप. बिल्कुल सही है, एंजाइम से इन्होंने सवाल बनाया बच्चों एकदम लास्ट टॉपिक से. ठीक है, ओके, बिल्कुल सही है. प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम से. इक्वेशन याद है ना सबको? भूल तो नहीं गए तुम लोग? भाई इक्वेशन क्या थी, मैं एक बार ये लिख दूं. इक्वेशन था हमारा होलो एंजाइम is equals to apoenzyme plus cofactor. ओके, सो होलोएंजाइम इज इक्वल्स टू एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर. और ये टाइप्स किसके हैं? कोफैक्टर्स के ढेर सारे टाइप्स हमने पढ़े थे, याद करो. पहला टाइप क्या था? प्रोस्थेटिक ग्रुप. दूसरा कोएंजाइम. तीसरा मेटल आयंस. बस यहीं से सवाल पूछा गया आपसे. ओके, यहीं से स्टेटमेंट इन्होंने बनाया है. तो स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट तो मैम सही लग रही है, टाइट बॉन्डिंग तो रहती है. उसके बाद देखिए बी है एसोसिएशन ऑफ कोएंजाइम विद एपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट. ट्रांजिएंट का मतलब क्या है मैम? ट्रांजिएंट का मतलब अनस्टेबल, टेम्पररी. इट्स नॉट परमानेंट बॉन्डिंग बच्चों. दोनों साथ तभी आएंगे जब दोनों को उस रिएक्शन को कैटेलाइज कराना होगा, यानी यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस. ओके, ये भी सही लग रही है बच्चों. स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है. तो बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू. 143 का थर्ड होना चाहिए बच्चों आंसर. ओके, यस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 144. 144 है टर्शरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन्स. बिल्कुल सही बात है. ओके, तो यानी स्टेटमेंट ए तो सही लग रही है बच्चों. ये मेनली किसकी बात कर रहे हैं स्टेटमेंट में? सोचो जरा. ये स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं किसकी? एंजाइम्स की. ओके, एंजाइम्स आर हैविंग टर्शरी स्ट्रक्चर एंड दे आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज. ओके, सो स्टेटमेंट 1 इज या स्टेटमेंट ए इज करेक्ट. बी की बात करते हैं. अ प्रोटीन थ्रेड एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रिजिड रॉड. ओके, देखो बच्चों, ये स्टेटमेंट बी में इन्होंने क्या बोला है कि प्रोटीन थ्रेड क्या हमेशा एक्सटेंडेड रॉड की तरह ही एग्जिस्ट करती है? क्या फोल्डिंग नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. क्या प्राइमरी वाले को फोल्ड करके डिफरेंट मैनर में क्या सेकेंडरी, टर्शरी या क्वार्टरनरी नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है. ओके, तो स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट हियर बिकॉज इन्होंने बोला है कि प्रोटीन थ्रेड एग्जिस्ट थ्रू आउट मतलब हमेशा. ओके, एज एन एक्सटेंडेड रिजिड रॉड. सो स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट बच्चों. यहां पर स्टेटमेंट ए सही लग रही है, तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट. तो 144 में ऑप्शन क्या जाएगा बच्चों? थर्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज 140. यस, नंबरिंग सही है बच्चों. 145. Most enzymes in biological systems have. Most enzymes in biological system have. चलो आओ ऑप्शंस पढ़ते हैं. पहला ऑप्शन है सिमिलर टेम्परेचर एंड पीएच ऑप्टिमम. टेम्परेचर वाली बात तो भाई सही है. पीएच भी ऑप्टिमम सेम ही चाहिए होता है क्या? नहीं, ये तो गलत लग रहा है बच्चों. भाई कुछ एंजाइम्स एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, कुछ एंजाइम्स बेसिक पीएच पे काम करते हैं. तो पहला तो गलत हो गया बच्चों. डिफरेंट टेम्परेचर बट पीएच ऑप्टिमम. देखो ये भी गलत है. डिफरेंट टेम्परेचर भी आप नहीं बोल सकते हो क्योंकि एक ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए होती है. ऐसा नहीं है कि एकदम ही टेम्परेचर तुमने लो कर दिया तो एंजाइम एक्टिवेटेड रह जाएगा, एकदम ही टेम्परेचर तुमने हाई कर दिया तब भी एंजाइम एक्टिवेटेड रह जाएगा. नो, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. तीसरा है सिमिलर टेम्परेचर एंड डिफरेंट पीएच ऑप्टिमम. ये सही लग रहा है बच्चों, है ना? ये सही लग रहा है. कैसे? सिमिलर टेम्परेचर ठीक है, एक ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए होती है, और डिफरेंट पीएच ऑप्टिमम. यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट बताया है पीएच को कि कुछ एसिडिक पे काम करेंगे, कुछ बेसिक पे काम करेंगे. ओके, फोर्थ पढ़ लेते हैं एक बारी. डिफरेंट टेम्परेचर एंड सिमिलर
नो, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट बच्चों। तो 145 का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चंस आए हैं, है ना। इतने आसान क्वेश्चंस भी अगर तुमसे नहीं हो रहे हैं बच्चों, यानी तुम्हारी एनसीईआरटी पे कमांड बढ़िया नहीं है। एनसीईआरटी तुम्हें अच्छे से पढ़नी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग is or are true with respect to respiratory structures in animals? Okay, पहला ऑप्शन आओ रीड करें। पहला ऑप्शन है बच्चों, गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द aquatic animals। सही लग रहा है ना। aquatic animals तो गिल्स ही यूज करते हैं बच्चों, तो पहला तो सही है ना, पहला सही है। दूसरा है लंग्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये भी सही है बच्चों, जानते हो तुम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स तो लंग्स ही यूज करते हैं। तीसरा है मैमल्स हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस इज आल्सो करेक्ट। मैमल्स भाई हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, इनके पास तो वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होगी। तो यानी ऑप्शन क्या होना चाहिए बच्चों? आंसर ऑल ऑफ द above. Okay, so fourth option will be the correct answer here. Next is substrate concentration at which an enzyme catalyzed reaction attains half of its maximum velocity is. Okay, देखो ये तो बड़ा आसान सवाल है बच्चों, ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन पूछ दी इन्होंने। तुम जानते हो कि वो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन at which an enzyme catalyzed reaction is attaining half of its maximum velocity, यानी Vmax की हाफ वैल्यू। बताओ उस कॉन्सेंट्रेशन को क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज Km वैल्यू या Km कांस्टेंट ऑफ दैट एंजाइम। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंड ऑप्शन। ओके, तो 147 की सही आंसर क्या होगी? ऑप्शन नंबर 2। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। Which of the following is mismatched? Okay, mismatched, ठीक है। सबसे पहले तो काइटिन पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ये सही लग रहा है बच्चों। यस, दिस इज करेक्ट। ग्लाइकोजन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये भी सही है, यहाँ पे तो परफेक्ट मैचिंग चल रही है। थर्ड है सेल्यूलोज हेट्रोपॉलीसेकेराइड, ये गलत हो गया ना बच्चों, और यही यानी यही आंसर होगा एक्चुअली में आंसर यही होगी बच्चों। सो यू हैव टू टिक दिस ऑप्शन एज करेक्ट, क्योंकि इन्होंने मिसमैच्ड पूछा है। तो तुम जानते हो कि सेल्यूलोज इज नॉट अ हेट्रोपॉलीसेकेराइड, इट इज अ होमोपॉलीसेकेराइड। ओके, और अगर तुमसे मोनोमरिक यूनिट पूछ ली जाए तो हैव टू रिमेंबर मोनोमरिक यूनिट कौन सी थी? बीटा ग्लूकोज, है ना। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। इन्यूलिन होमोपॉलीसेकेराइड है, किसकी है कमेंट में बताओगे तुम मुझे। ओके, सारे जवाब मैं नहीं दूंगी तुम्हें, यहाँ पर तुम्हें भी मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो जरा मुझे कमेंट्स में बताना कि भाई इन्यूलिन इज अ होमोपॉलीसेकेराइड, बट व्हाट इज द मोनोमरिक यूनिट ऑफ दैट इन्यूलिन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 149। Okay, 149. Which of the following can activate the chemosensitive area? Chemosensitive area बच्चों breathing and exchange of gases का सवाल है। Situated adjacent to the rhythm center. Rhythm center यानी पूरा नाम लिखेंगे, है ना। हम पूरा नाम लिखेंगे बच्चों, क्योंकि हमने रट रट के याद किया है। पूरा नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। भाई ये तो बड़ा आसान है, ये तो बड़ा आसान है बच्चों, ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। क्या है कि भाई किसने एक्टिवेट करना है हमारे कीमोसेंसिटिव एरिया को? सीधा देख के टिक करो, हाई CO2 एंड हाई H+ आयन कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन इनसिग्निफिकेंट होगी इसके लिए कमेंट्स में बताना मुझे। ओके, आंसर तुमने यहाँ पे टिक कर दिया है, हाई CO2 एंड हाई H+ आयन कंसंट्रेशन। बट विच आयन विल प्ले an insignificant role in this? You have to tell me the answer of this question in the comment box. Okay, तो 149 का आंसर क्या रह जाएगा बच्चों? 149 का आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, हाई CO2 concentration and high H+ आयन concentration. Okay, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 150, from the following groups select the one which has only secondary metabolites। ठीक है, चलो बढ़िया, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही चाहिए हमें बस। तो एब्रिन, सेल्यूलोज, आर्जिनिन, टायरो, ये तो प्राइमरी हो गई बच्चों, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ओके,
यस, आर्जिनिन टायरोसिन तो भाई अमीनो एसिड्स हैं, ये सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं बच्चों। ग्लाइसिन, गम्स, देखो फिर से इन्होंने यहाँ पे अमीनो एसिड प्लेस कर दिया। कैरोटीनाइड, फिनाइल एलानिन, ये भी गलत है। चलो आखिरी ऑप्शन बचा, यही होना चाहिए आंसर। फोर्थ ऑप्शन ही सही लग रहा है बच्चों। आओ एक बारी पढ़ ले। कॉनकैनावैलिन ए सही है, मॉर्फिन सही है, कोडेन सही है, विनब्लास्टिन भी सही है। फोर्थ ऑप्शन इज कंटेनिंग ओनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। डायरेक्ट एनसीईआरटी के टेबल से सवाल पूछा है जहां पे उन्होंने लिस्टिंग करी हुई है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। ओके, दैट टेबल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल वहां से पूछे गए हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है 151। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स एक्सेप्ट, यानी किसको छोड़कर हमारी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस किसको, इनमें से किसको छोड़कर प्रेजेंट होती है? सबको सपोर्ट करती है। ओके, तो ट्रेकिया में तो भाई प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सही है बात, है ना। एक्सेप्ट पूछ रहा है ना तुमसे, चलो ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई में भी प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में प्रेजेंट नहीं होती है, तो यही जाना चाहिए आंसर। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में होती है क्या? सपोर्ट चाहिए क्या वहां पे? बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि वो गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, ठीक है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, यस बिल्कुल, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में भी प्रेजेंट होगा। ओके, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में भी प्रेजेंट होगी हमारी कार्टिलेजिनस रिंग्स, तो यानी कि ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ये कार्टिलेजिनस, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है, एक्सेप्ट रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ओके, सो हियर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। 151 डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 152। यस, 152 की बात करते हैं बच्चों। इन अ स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड अ फॉस्फेट मोइटी लिंक्स दी। ओके, न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रैंड के बारे में पूछा गया बच्चों। एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है ना न्यूक्लिक एसिड का, बस बिल्कुल उसी डायग्राम से इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया है। अ फॉस्फेट मोइटी, याद आ रहा है तुम लोगों को? अब सब कुछ भूल गए हो, देखो यहाँ से देखो एक बार ये डायग्राम इस तरीके से थी बच्चों। फॉस्फेट मोइटी प्रेजेंट, देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड कार्बन, ठीक है। इसकी मदद से यहाँ पे एक फॉस्फेट मोइटी थी प्रेजेंट, और ये फिफ्थ कार्बन से जाकर इस तरीके से एडिशन हो रहा था बच्चों, लाइक दिस, ये बॉन्ड बन रहा था। देखो याद आ रहा है तुम लोगों को? यस, तो देखो कौन कौन से कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं इस डायग्राम में देखना। दिस इज दी थर्ड कार्बन एंड दिस इज दी फिफ्थ कार्बन। समझ में आ रही बात? ये हमारा फिफ्थ वाला कार्बन है बच्चों, और ये हमारा थर्ड वाला कार्बन है। ओके, तो यस, तो दिस इज दी थर्ड एंड दिस इज दी फिफ्थ। आओ देखते हैं, अब क्वेश्चंस तो हो जाने चाहिए। और ये हमारा शुगर है, दिस इज दी शुगर, और यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस ऐसे प्रेजेंट रहती थी। बाकी स्ट्रक्चर तो तुम्हें सब कुछ याद ही होगा। ये भी हमारा शुगर है बच्चों, ये 3-OH। चलिए आइए देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं बच्चों। पहला ऑप्शन आप रीड करें। फर्स्ट ऑप्शन है 3- कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड टू दी 5- कार्बन ऑफ शुगर ऑफ द प्रीसीडिंग न्यूक्लियोटाइड। ये तो गलत है बच्चों, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई न्यूक्लिक एसिड में जो फॉस्फेट मोइटी है वो किसको किससे जोड़ रही है? तो 3- कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड तो ठीक है, सही है, बट टू दी 5- कार्बन ऑफ दी प्रीसीडिंग न्यूक्लियोटाइड, ये वर्ड तो गलत हो गया बच्चों, ये वर्ड बिल्कुल गलत है। पहले वाली न्यूक्लियोटाइड से कनेक्शन नहीं बनता, अगली वाली न्यूक्लियोटाइड से कनेक्शन बनता है। फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकंड है 3- कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड टू दी 3- ये भी गलत है, 3- तो नहीं बच्चों, 5- कार्बन इन्वॉल्व हो रही है ना। सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड है शुगर ऑफ 1 स्ट्रैंड विद द नाइट्रोजनस, ये भी गलत है भाई, नाइट्रोजनस बेस बीच में क्यों ला रहे हो आप, है ना। शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बननी है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, तो ये भी गलत हो गया बच्चों। फोर्थ आते हैं, फोर्थ है 3- कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये सही लग रहा है, टू दी 5- कार्बन ऑफ द शुगर, यस, ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। नाउ दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, यानी देखो इन्होंने बिल्कुल सही बताया है, 3- कार्बन ऑफ द शुगर, ये शुगर है, इसकी 3- कार्बन ये रही बच्चों। ओके,
1 न्यूक्लियोटाइड टू दी 5' ये 5' कार्बन है ऑफ द शुगर ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। तो यानी ये प्रीसीडिंग न्यूक्लियोटाइड है ना, तो ये सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड का मतलब तुम समझ जाना। हाँ, मैंने यहाँ पे सिर्फ शुगर और फॉस्फेट दिखाया है, इधर नाइट्रोजनस बेस भी है। इनफैक्ट ये एक चेन इधर है, दूसरी इधर एंटी पैरेलल चेन भी रन कर रही है। ऐसा नहीं कि बैम ने आधी बनाई है तो हम कंफ्यूज हो गए। ओके, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द रीजंस व्हाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट। यस, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 152 डन। 153 आ जाइए भाई। ये तो मतलब इससे आसान तो सवाल हो ही नहीं सकता बच्चों। एट विच लेवल ऑफ वर्टिब्रा ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम ट्रैकिया डिवाइड्स एंड फॉर्म्स ब्रोंकस। भाई 5th थोरैसिक वर्टिब्रा, हर बच्चे को पता है, ये तो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। 5th थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे ही जो हमारी ट्रेकिया थी वो डिवाइड कर जाती है प्राइमरी ब्रोंकाई में, लेफ्ट एज वेल एज राइट। ओके, तो 153 का आंसर हो जाएगा बच्चों सेकंड। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 153? यस, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट पे चले, 154 आ जाओ। फोर्सफुल एक्सेलेशन, फोर्सफुल एक्सेलेशन, एक्सेलेशन का मतलब हुआ एक्सपीरेशन, कंफ्यूज मत होना बच्चों। फोर्सफुल एक्सेलेशन रिजल्ट्स इन सम वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स। ओके, दिस वॉल्यूम इज नोन एज रेसिड्यूअल वॉल्यूम। ओके, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर हियर। यस, उसी वॉल्यूम को तो हम क्या बोलते हैं जो बचा रह गया, वही वॉल्यूम तो कौन सी है? रेसिड्यूअल है। इनफैक्ट इन्होंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों, ये किसकी बात कर रहे हैं? फोर्सफुल एक्सेलेशन की बात कर रहे हैं। तो फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर बचा रह गया हमारे लंग्स में, उसी को तो हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो 154 का आंसर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट 155 बात करते हैं बच्चों। यस, 155 आओ एक बार डिस्कस कर ले। यस, असेंडिंग ऑर्डर है ना। अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज इन द टोटल सेल्यूलर मास। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है बच्चों। तो सबसे, चलो आओ इधर से चलते हैं, है ना। मैक्सिमम अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? पानी। वाटर वाले दो ऑप्शंस दिख रहे हैं हमें। वाटर के बाद प्रोटीन्स, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, ये भी सही। सबसे कम कौन से होते हैं? लिपिड्स। फर्स्ट ऑप्शन विल बी दी करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों 3%, लिपिड्स ऑलमोस्ट 1 से 2%। पानी तुम जानते हो 70% होती है प्रेजेंट। ओके, तो आंसर तुम्हारे सामने है। तुमसे असेंडिंग ऑर्डर में पूछा जा रहा था सेल्यूलर कंपोनेंट, तो फर्स्ट ऑप्शन सबसे ज्यादा क्या होंगे? वाटर, देन प्रोटीन्स, देन न्यूक्लिक एसिड्स, देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड देन लिपिड्स। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 155 का ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, सही है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 156, which of the following centers in brain is primarily responsible for regulation of normal rhythm of respiration in humans? भाई ये तो सही है, तो बड़ा सही है ना बच्चों। तो काफी आसान क्वेश्चन है। तुमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी सेंटर तुम्हारे ब्रेन में प्रेजेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन ऑफ नॉर्मल रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अभी जस्ट बताया मैंने रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ प्रेजेंट होती है? मेड्यूला में होती है, पॉन्स में होती है? मेड्यूला में होती है। एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है बच्चों। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर कि भाई रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ नॉर्मल रिदम ऑफ रेस्पिरेशन in humans and it is located in the medulla. Okay, so 156 का आंसर क्या जाएगा बच्चों? सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट 157, चलो करो इसको। 157 तुम खुद से ट्राई करो बच्चों, है ना। 157 खुद से ट्राई करेंगे। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? चलो ट्राई करो खुद से, बड़ा आसान क्वेश्चन है। Yes, 157. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हो गया? हुआ बच्चों? इतना आसान क्वेश्चन है। देखो, पहला है लिपिड्स आर पॉलीमरिक बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। गलत है बच्चों, लिपिड्स पॉलीमरिक होते हैं क्या? ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। सेकेंड है न्यूक्लिक एसिड्स आर होमोपॉलीमर्स, नॉट ऑलवेज। न्यूक्लिक एसिड्स आर नॉट ऑलवेज होमोपॉलीमर्स, यानी ये भी सही नहीं है बच्चों।
प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स, यस ये सही लग रहा है, दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रोटीन्स बच्चों हेट्रोपॉलीमरी होते हैं, किसके? अमीनो एसिड्स के, बताया था ना लीनियर में, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स में मैंने तुम्हें बताया था कि भाई अगर ये अमीनो एसिड 1 है तो ये अमीनो एसिड 2 होगी, ये अमीनो एसिड 3 होगी, ये अमीनो एसिड 4 होगी, यानी सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो चेन कैसी हो गई? हेट्रोपॉलीमर। बीच वाली बॉन्ड को क्या बोला? पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आ रही बात? यस, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो गई यहाँ पर? थर्ड विल बी करेक्ट, ठीक है। नन ऑफ दिस तो होना नहीं है बच्चों। 157 की ऑप्शन कौन सी जाएगी? थर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 158। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेओलर एयर, यानी PO2 की बात पूछी जा रही है बच्चों तुमसे। PO2 पूछ रहे हैं ना, तुम जानते हो PO2 एल्वेओलर एयर में 104 mm ऑफ Hg। देखो जरा 104 वाला ऑप्शन 2 है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। वेना कावल ब्लड, वेना कावल ब्लड में कैसी ब्लड प्रेजेंट होगी? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? जाहिर सी बात है डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगी, इट इज अराउंड 40, तो 40 mmHg है ना। तो 104 40 और नेक्स्ट क्या पूछा है? टिश्यू, यहाँ पे भी 40। थर्ड ऑप्शन ही सही लग रहा है बच्चों। यस, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि PO2 पूछा है। PCO2 पूछा होता तो ऑप्शन बदल जाता बच्चों, फिर 45 वाला ऑप्शन जाता। तो आपको क्या यहाँ पर देखना था कि वो क्या पूछ रहे हैं? PO2 पूछ रहे हैं। और वेना कावल ब्लड टिश्यूज, वेना कावल ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है 40 mmHg। टिश्यूज के पास तुम ऑलरेडी जानते हो 40 mmHg। डायरेक्ट डबल सर्कुलेशन वाले डायग्राम से सवाल पूछा है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 159। ओके, रीड दी स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। चलो पहला है द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर सेल्यूलर लेयर्स। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा देखते के साथ ही वो इस ऑप्शन को ना टिक कर देंगे, अरे मैम सेल्यूलर लेयर सही लग रहा है, 3 ही तो होते हैं सेल्यूलर लेयर। अच्छा, बेसमेंट मेम्ब्रेन सेल्यूलर लेयर होती है क्या? हाँ, क्या तुम बेसमेंट मेम्ब्रेन को सेल्यूलर लेयर बोल दोगे? बिल्कुल नहीं बोलोगे बच्चों। ओके, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉट अ सेल्यूलर लेयर, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट, नियरली 20 to 25% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड, ऑक्सीजन is transported in the form of कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बच्चों। भाई कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है ना कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ऑक्सीजन कब से ट्रांसपोर्ट कराया जाने लगा? थर्ड ऑप्शन है बच्चों, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस मोर रेडिली दैन कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस डिफ्यूजन बाउंड्री बिकॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तुम जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 टाइम्स मोर सॉल्युबल दैन ऑक्सीजन। ओके, तो थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है बच्चों। अब कौन सा बच गया? फोर्थ बच गया। तो फोर्थ है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन 100 ml of blood delivers around 5 ml of oxygen to tissues। ये सही लग रहा है बच्चों, है ना? बिल्कुल सही है भाई। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में 100 ml of blood delivers around 5 ml of blood to the tissues। बाकी 15 ml का क्या हुआ? फिर बाकी 15 ml का क्या हुआ बच्चों? ब्लड में ही रह गया ना। ओके, जरूरी नहीं है कि टोटल 20 ml था तो 20 का 20 ही मिल जाएगा टिश्यूज को, नहीं 20 का 5 मिला टिश्यूज को, 15 ब्लड नहीं अपने पास रखा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर उसको और बढ़ाया जाएगा स्ट्रीनस एक्सरसाइज के दौरान। ओके, हैवी एक्सरसाइज के दौरान फिर ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा बढ़ाई जाएगी टिश्यूज तक। फिर तुम जानते हो, तुम्हें सारी कॉन्सेप्ट्स पता है बच्चों ऑलरेडी। तो 159 का आंसर क्या जाना है? फोर्थ। नेक्स्ट आ जाओ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 160। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ एस्थमा? फिर से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का सवाल तुम्हारे सामने प्रस्तुत है। यस, तो एस्थमा के सिम्टम्स कौन से नहीं है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग तो रहती है भाई, ब्रीदिंग नॉइजली या वीजिंग, चलो ठीक है एक वीजिंग साउंड भी आता है। ओके, थर्ड इज नॉट द सिम्टम ऑफ एस्थमा बच्चों, है ना? तो ये थर्ड ही आंसर हो जाएगा क्योंकि आपसे यही पूछा जा रहा है कौन सा सिम्टम नहीं है एस्थमा का। तो थर्ड विल बी करेक्ट आंसर हियर, क्योंकि एल्वेओलर वॉल डैमेज नहीं होते एस्थमा में। एल्वेओलर वॉल तो डैमेज किस में होते? एम्फाइजिमा में, याद करो।
यस, एम्फाइजिमा वाज अ कंडीशन। एम्फाइजिमा में तो एल्वेओलर वॉल्स डैमेज हो रहे थे बच्चों। मेजर कॉज क्या था इसका? स्मोकिंग। स्मोकिंग करने से एम्फाइजिमा हो रही थी जिसमें एल्वेओलर वॉल्स को नुकसान पहुंच रहा था। सो दिस विल बी नॉट अ सिम्टम ऑफ एस्थमा। फोर्थ ऑप्शन है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। यस, ये तो सही सिम्टम है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर कौन सा करेक्ट हुआ? क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करेक्ट हुआ थर्ड। ओके, 163 का आपको क्या टिक करना है? थर्ड टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 161, secondary structure of DNA denotes interaction between। ठीक है, चलिए डीएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात हुई है। किसके किसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है? पहला है टू नाइट्रोजनस बेसेस ऑन सेम स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो गलत हो गया बच्चों। सेम स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पे नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में इंटरेक्शन होती है क्या? नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग भाई। ऑपोजिट स्ट्रैंड्स के बीच में होती है। टू नाइट्रोजनस बेसेस ऑन ऑपोजिट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। भाई ये सही लग रहा है क्योंकि हम जानते हैं एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो जब जब इंटरैक्शन होना है तो दोनों नाइट्रोजनस बेसेस का इस्तेमाल होगा ऑपोजिट चेन्स के बीच में। तो सेकेंड ऑप्शन तो सही लग रहा है। ओके, तीसरा देख लेते हैं। 2 डीऑक्सीराइबोस शुगर ऑन ऑपोजिट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नो, एक्चुअली देखो शुगर, ठीक है ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन तुम देखो ना कि अगर हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो शुगर के बीच में इंटरेक्शन की वजह से थोड़ी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है बच्चों। सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो भाई नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं उसकी वजह से आया है ना। तो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नाइट्रोजनस बेस ऑन वन स्ट्रैंड एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर ऑन दी। ये भी गलत है बच्चों, ये भी गलत है। तो क्या आंसर होना चाहिए? 161 का सेकेंड ऑप्शन, यानी कि 2 नाइट्रोजनस बेसेस ऑन ऑपोजिट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यस, नेक्स्ट है ना। नेक्स्ट इज 162, which of the following is correct with respect to difference between guanosine and cytosine। देखो ये तो बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा है इन्होंने, एकदम बेसिक सवाल है बच्चों। गुआनोसिन क्या है और साइटोसिन क्या है? पहले तुम मुझे ये बता दो, जानते होगे ना गुआनोसिन क्या है? गुआनोसिन है बच्चों न्यूक्लियोसाइड। ओके, और साइटोसिन क्या है? नाइट्रोजनस बेस। एकदम दिमाग में तुम्हें याद रखनी है ये बात। नाम एक जैसे तुम्हें लग रहे होंगे लेकिन कंफ्यूजन रहता है। गुआनिन नाइट्रोजनस बेस है और गुआनोसिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। साइटोसिन तो नाइट्रोजनस बेस। आइए ऑप्शंस देखते हैं अब। गुआनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड व्हाइल साइटोसिन इज न्यूक्लियोटाइड। गलत हो गया बच्चों, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। गुआनोसिन इज अ नाइट्रोजनस बेस, इनकरेक्ट। गुआनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड व्हाइल साइटोसिन इज अ नाइट्रोजनस बेस, ये सही है ना बच्चों? अभी जस्ट मैंने बताया तुम्हें। ओके, अब ये मत पूछना मुझसे न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये सब तुम्हें आता होगा, ये सब तुम्हें आता है रिवाइज करना जाकर। ओके, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। गुआनोसिन हैज डीऑक्सीराइबोस शुगर व्हाइल। ये भी गलत है बच्चों, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है कि भाई क्या डिफरेंस है। सही डिफरेंस ये बता रखा है इन्होंने 162 का। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। चलिए 163 देखते हैं बच्चों। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यस, चलिए आइए देखते हैं। पहला, पेप्टाइड बॉन्ड स्टेबिलाइजेस द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सही है। इन प्रोटीन्स ओनली लेफ्ट हैंडेड नहीं, ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस। यस, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों। ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व्ड। तो तुमसे क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, तो सेकेंड ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट हियर। बाकी के भी देख लेते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर प्रोटीनेशियस एंजाइम्स शो डिनेचुरेशन। सही है। अ प्रोटीन हैविंग सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन कैन नॉट हैव क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होगी तो भाई क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बच्चों? आपको सब यूनिट्स ला के एक जगह इकट्ठे करने होंगे ना, तब तो पॉलीपेप्टाइड चेन की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगी, है ना? तो ये भी सही है। तो उस हिसाब से आपसे रॉन्ग पूछा था ना, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका। राइट हैंडेड हेलिसेस ही ऑब्जर्व किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट 164, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट इन आरएनए एंड डीएनए? ओके,
आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंट है? प्योरिन्स और पिरिमिडिन्स दोनों ही डिफरेंट है क्या? नहीं। चलो पहले डिफरेंस मैं बता दूं तुम लोगों को। अब तुम जानते हो कि भाई आरएनए के पास क्या प्रेजेंट होती है? आरएनए के पास प्रेजेंट होती है यूरासिल, और बदले में डीएनए के पास प्रेजेंट होती है थाइमिन। यानी कि आरएनए में ए की हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है यू के साथ, यानी एडेनिन की बॉन्ड बनती है यूरासिल के साथ, और डीएनए में एडेनिन की बॉन्ड बनती है थाइमिन के साथ। बस अब तुम आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब देखो जरा, अब तुम जानते हो कि भाई यूरासिल क्या है? ओके, यूरासिल एक पायरिमिडिन है, और थाइमिन क्या है? ये भी एक पायरिमिडिन है। मैंने याद रखने का तुम्हें एक अच्छा तरीका बताया था, कट से तुम्हें याद रखना था। ओके, ए और जी तो हो जाएंगे, ए और जी हो जाएंगे प्योरिन्स, और बाकी जो कट रह गए है ना, बाकी जो कट रह गए दे विल बी पायरिमिडिन्स, यानी साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। तुम ऑलरेडी जानते हो। अब देख लो भाई क्या डिफरेंस है दोनों में। क्या प्योरिन्स में कोई अंतर आ रहा है? कोई अंतर नहीं आ रहा। तो फिर किस में अंतर आ रहा है? पायरिमिडिन्स में अंतर आ रहा है, अंतर आ रहा है ना। यस, तो शुगर एंड प्योरिन्स भी गलत है, शुगर एंड पायरिमिडिन्स ये सही लग रहा है, क्योंकि भाई आरएनए में तुम जानते हो राइबोस शुगर होती है, और डीएनए में तुम जानते हो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। तो थर्ड ऑप्शन सही लग रहा है, प्योरिन्स में तो कोई अंतर ही नहीं है, फॉस्फोरिक एसिड ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो 164 का थर्ड। यस, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, यस, सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट्स फॉर्म्ड आर। ओके, यस, आइए देखते हैं। तो जब हमने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदला है, ठीक है, तो जो ट्रांजिएंट स्टेट बनी है, वो ग्राफ याद करो बच्चों जो एनसीईआरटी ने दिखा रखा है, वो कैसी होती है? स्टेबल और ट्रांजिएंट होती है क्या? नो, दिस इज रॉन्ग। अनस्टेबल होती है बच्चों, काफी बहुत थोड़े समय के लिए बनती है और हाई एनर्जी रहती है, इसलिए काफी अनस्टेबल होती है। टेम्पररी एंड अनस्टेबल, हाँ ये सही लग रहा है। लो एनर्जी स्टेट नहीं, गलत है। परमानेंटली ऑल्टर्ड स्टेट गलत है। सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, टेम्पररी एंड अनस्टेबल। ओके, तो 165 की आंसर हो जाएगी बच्चों सेकेंड ऑप्शन। 166, which of the following statement is correct with respect to the given reaction? Okay, फिर से breathing and exchange of gases का सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। ये देखो, ये रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन लग रही है? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल? हाँ, रिवर्सिबल रिएक्शन है। आइए देखते हैं, CO2 और H2O क्या बन गया है? कार्बोनिक एसिड बन चुका है H2CO3। कौन सी एंजाइम यहाँ पर यूज होगी बताओ जरा मुझे, कमेंट्स बताना। ऑप्शन, चलो ऑप्शन में दे रखा है इन्होंने बच्चों, है ना, ऑप्शन में दे रखा है। चलिए खैर कोई बात नहीं। यस, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। तुम जानते हो कि इस रिएक्शन में जो एंजाइम यूज होगी वो होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। पहला, इन एब्सेंस ऑफ द एंजाइम 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड आर फॉर्म्ड पर आवर। बिल्कुल सही है बच्चों, जब हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को यूज नहीं करते हैं तो सिर्फ हमें 200 मॉलिक्यूल्स पर घंटे के हिसाब से कार्बोनिक एसिड के मिल रहे थे, लेकिन जैसे हमने एंजाइम यूज किया था ये टर्नओवर नंबर बदल चुका था, इनफैक्ट ड्रास्टिक चेंज आया था। ओके, नेक्स्ट है, इन प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेज 6 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 आर फॉर्म्ड पर सेकेंड। बिल्कुल सही है, फर्स्ट सेकेंड तो सही है बच्चों। थर्ड है, दिस रिएक्शन अकर्स इन RBC। वेरी गुड, यस, RBC में ही हो रही है रिएक्शन। कब हो रही है? इन ह्यूमंस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही है ये भी बच्चों। ओके, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही सही है। फोर्थ यानी कि ऑल आर करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ। ठीक है, चलिए 167 बढ़ते हैं बच्चों। 167 आ जाओ। ओके, तो ये तो एकदम बच्चों वाला सवाल तुमसे पूछा गया है बच्चों। मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। आओ कर ले मैच। कोएंजाइम्स कौन से होते हैं बच्चों? NADP, प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम, मेटल आयंस जिंक। तो 1 का C, 2 का A और 3 का
बी फर्स्ट लग रहा है बच्चों, फर्स्ट ही सही लग रहा है, तुम जानते हो सब कुछ, अभी जस्ट मैंने बताया था तुम्हें, होलो एंजाइम इज इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर। ओके, को फैक्टर में ही 3 वैरायटी होती है, पहला होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा को एंजाइम और तीसरा मेटल आयंस। तो तुमसे तीनों के एग्जाम्पल्स पूछ लिए इन्होंने, ये एक्चुअली तीनों को फैक्टर्स के नाम मेंशन्ड हैं और उनके एग्जाम्पल्स पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो को एंजाइम का एक बेहतर एग्जाम्पल है NADP, प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम। कमेंट्स में बताना मुझे ये हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप किस एंजाइम में प्रेजेंट होती है। ओके, यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ दैट कंप्लीट एंजाइम, ओके, इन विच दिस हीम एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप इज प्रेजेंट। और तीसरा है मेटल आयन, जानते हो कौन सी मेटल आयन होगी भाई, जिंक। तो 167 का फर्स्ट हो जाएगा बच्चों आंसर। नेक्स्ट आ जाओ 168, चूज दी ऑड मैच अमंग दी फॉलोइंग। ये फिर से है ना वो प्रोटीन्स वाले टेबल से सवाल पूछा गया है बच्चों, जिन्होंने जिसमें उन्होंने फंक्शंस बताए हैं प्रोटीन के। तो एंटीबॉडी फाइट्स इन्फेक्शियस एजेंट, सही है, ये ऑड मैच पूछ रहा है ना। ओके, GLUT4 इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, सही है। ट्रिप्सिन हार्मोन कहाँ है, ये गलत हो गया बच्चों, ऑड पूछ रहा है ना, मतलब यही आंसर गया। में ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन इज नॉट अ हार्मोन, इट इज एंजाइम, जो कि किसके डाइजेशन में इन्वॉल्व हो रही है, प्रोटीन्स के डाइजेशन में। ठीक है, तो याद रखना कि ये ट्रिप्सिन इज नॉट अ हार्मोन। फोर्थ रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्शन लाइक स्मेल टेस्ट हार्मोन, ये सही है। ऑड पूछ रहा था, यानी 168 का थर्ड ऑप्शन जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 169। ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आइए देखते हैं। स्टेटमेंट 1 है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल बायोटिक कंपोनेंट्स। बिल्कुल सही बात है भाई, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो सब में ही बन रहे थे, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फंजाई हो, सब में ही बन रहे थे बच्चों। ओके, बायोटिक कंपोनेंट्स में होंगे। स्टेटमेंट 2, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शंस एंड प्ले नोन रोल्स। ये गलत हो गया ना बच्चों, ये भी गलत है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शंस आइडेंटिफाइबल एज सच नहीं है, इनफैक्ट उनके कुछ फंक्शंस तो अभी तक अननोन है। और लास्ट में देखो इन्होंने लिखा हुआ है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। नो, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में जो सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड थी, उसमें मेनली किसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही थी, प्राइमरी मेटाबोलाइट की। उसमें हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। ओके, तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, तुम्हें याद रखना होगा प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस थे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, स्टेटमेंट 1 तो सही है बट स्टेटमेंट 2 गलत है। तो यानी कि स्टेटमेंट, yes, only statement 1 is correct. Third option will be correct here, only statement 1. ठीक है, चलिए 170 आ जाओ बच्चों, देखते हैं। Read the following statements and choose the correct among them. चलिए आइए देखते हैं। A hydroxymethyl containing alpha amino acid is alanine. सबसे पहले तो तुम मुझे बताओ कि हाइड्रोक्सी मिथाइल का मतलब जान रहे हो किसकी बात हो रही है। हाइड्रोक्सी मिथाइल का मतलब बात हो रही है CH2OH की। ओके, केमिस्ट्री इतनी तो आती होगी तुम लोगों को। दिस इज हाइड्रोक्सी मिथाइल। ठीक है, तो याद रखना कि भाई हाइड्रोक्सी मिथाइल क्या एलानिन में होती है, नहीं भाई, हाइड्रोक्सी मिथाइल सेरिन में होता है प्रेजेंट। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, करेक्ट पूछ रहा है ना। हाँ चलो, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज व्हिच आर बॉडी कैन सिंथेसाइज। नहीं, हमारी बॉडी जिन अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज कर सकती है वो नॉन एसेंशियल होते हैं। ओके, जरूरी इसीलिए है क्योंकि हमारी बॉडी में नहीं बन रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया बच्चों। ओके, थर्ड ऑप्शन है द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज फॉर्म्ड बाय टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इनफैक्ट एंजाइम्स में जो एक्टिव साइट होती है वो उनके टर्शियरी स्ट्रक्चर होने की वजह से ही पॉसिबल है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। द न्यूक्लिक एसिड आर फाउंड इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन ड्यूरिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एनालिसिस। न्यूक्लिक एसिड तो हमें रिटेंटेट में मिली थी ना बच्चों, एक्सपेरिमेंट याद करो। रिटेंटेट यानी एसिड इनसॉल्युबल पूल, तो ये स्टेटमेंट हो चुका है रॉन्ग बच्चों, है ना। एसिड इनसॉल्युबल पूल में हमें जनरली क्या मिले थे, न्यूक्लिक एसिड मिले थे।
तो यानी कि ये हमारा गलत हो जाएगा। याद करो रिटन टेट में हमें पॉलीसेकेराइड्स मिले थे, हमें प्रोटीन्स मिले थे, हमें न्यूक्लिक एसिड्स मिले थे, बट फिल्टरेट में हमें उनकी मोनोमरिक यूनिट्स मिली थी, यानी कि मोनोसेकेराइड्स, यानी कि अमीनो एसिड्स, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो 170 का आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, चलिए 171 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। Lecithin, a small molecular weight organic compound found in living tissues is an example of, अभी इसको तो देखते के साथ टिक करो, फॉस्फोलिपिड है लेसिथिन। लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड। भाई इसमें तो एक्सप्लेनेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो लेसिथिन क्या है? फॉस्फोलिपिड। 171 का फोर्थ। 172 आ जाओ। If we observe the average composition of cell, इसी सेम कॉन्सेप्ट पे पीछे हमने एक सवाल किया हुआ है बच्चों, देखना जाकर, उसमें असेंडिंग ऑर्डर पूछा था उन्होंने शायद। यस, तो एवरेज कॉम्पोजिशन के हिसाब से प्रोटीन सिर्फ 5 से 7% नहीं, गलत है बच्चों। वाटर कंस्टिट्यूट, भाई वाटर तो 70% होते हैं, ये तो गलत हो गया, 10 to 15% नहीं होते। परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज मोर देन लिपिड। ओके, यस, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स ऑलमोस्ट 1 से 2%। ठीक है, ये तो सही लग रहा है, करेक्ट पूछ रहा है ना? हाँ, तो परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज मोर देन दैट ऑफ लिपिड्स। परसेंटेज ऑफ लिपिड्स इज मोर देन दैट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सरासर गलत है बच्चों, यानी क्या होना चाहिए इसका आंसर? 172 का थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। 173, देखो हम कितनी जल्दी, मतलब ऑलमोस्ट बच्चों हम 45 क्वेश्चंस करने वाले, पहुंच रहे हैं एंड तक। ओके, और कितनी एफिशिएंसी के साथ देखो तुम जुड़े रह रहे हो मेरे साथ। इनफैक्ट कि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से आए हैं, तो ऐसी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस ना तुम्हारी रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। ओके, सो यू हैव टू इंक्रीज योर कमांड ऑन योर एनसीईआरटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 173, अरेंज द फॉलोइंग elements in descending order in terms of percentage weight of human body। भाई ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। अगर अरेंजमेंट की बात तुमसे पूछी जा रही है तो सबसे पहले तो तुम वो टेबल याद करो बच्चों, है ना, दे रखा है ना उन्होंने बायोमोलिक्यूल्स में, टेबल 9.1 दे रखा है, चैप्टर 9 है, दूसरे पेज पे वो टेबल बना रखा है उन्होंने। ठीक है, 9.1 टेबल है। तो सबसे अबंडेंट तो कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। चलो चारों में ऑक्सीजन है। ओके, ऑक्सीजन के बाद तो कार्बन की बारी आती है कोई ऐसा? चलो नहीं है, तो सेकेंड ही ऑप्शन सही लग रहा है। फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम। तो ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन कैल्शियम। 173 का होना चाहिए आंसर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, 174 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 174 आ जाओ। 174 में रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है कि इफ द ड्राइड टिश्यू, ड्राइड टिश्यू का मतलब याद करो, ड्राई वेट, वेट वेट बताया था ना मैंने। यस, जो डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट पूछा गया था उसी से सवाल आया है। ठीक है, तो ड्राइड टिश्यू यानी ड्राई वेट की बात कर रहे हैं। यस, तो इफ द ड्राइड टिश्यू इज फुल्ली बर्न्ड, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड, बिल्कुल कंबशन हो जाएगा ना उनका, एंड दे आर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म CO2 वेपर एंड आर रिमूव्ड। ये तो सही लग रहा है, स्टेटमेंट 1 तो सही है बच्चों। Statement 1 is absolutely correct. Statement 2 आ जाओ। The ash contains inorganic, yes, जो बचा रह गया ना लास्ट में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंबशन के बाद जो इनऑर्गेनिक कंटेंट मेनली बचा रह गया, दैट इज द एश, एंड दैट एश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको सही नजर आ रहे हैं, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 174 का फर्स्ट ऑप्शन होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 175, Which are the 3 main layers that form the diffusion membrane? भाई इतना आसान सवाल आया बच्चों, देखो इससे भी आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है सॉरी, थिन स्क्वाइमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ब्रोंकियोल्स एंड बेसमेंट सबस्टांस। नहीं ये तो गलत है बच्चों, दो बार बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ से आ गया? दूसरा देखते हैं, थिन स्क्वाइमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वेओलर कैपिलरीज। ठीक है, एंड द बेसमेंट सबस्टांस प्रेजेंट इन बिटवीन। ये सही लग रहा है बच्चों, ये सही है ना, बिल्कुल सही पैटर्न में बताया इन्होंने। थर्ड है बेसमेंट सबस्टांस क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है क्या एल्वेओलाई में? नहीं होती बच्चों। इनफैक्ट ब्लड कैपिलरी दोनों जगह पर क्या प्रेजेंट है हमारा?
दोनों जगह पर हमारा प्रेजेंट है स्क्वाइमस एपिथेलियम, फ्लैट सेल्स है ना बच्चों। एक्सचेंज में आसानी होगी, जितनी पतली दीवार होगी उतना अच्छा एक्सचेंज या डिफ्यूजन हो पाएगा। इसीलिए जनरली एक्सचेंज वाले एरियाज में हमारी बॉडी में स्क्वाइमस एपिथेलियम ही डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, चलिए तीसरा पढ़ते हैं बच्चों। तीसरा तो गलत हो गया ना, चौथा है सिलिएटेड एपिथेलियम ऑफ ट्रेकिया। भाई गलत है, आपसे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पूछ रहा है। सेकंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, बाकी तीनों ऑप्शंस गलत है बच्चों। तो 175 का आंसर हो जाएगा सेकंड। ओके नेक्स्ट 176, आइए देखते हैं। ये फिर से उन्होंने कंस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट का सवाल पूछा है। इन द केमिकल एनालिसिस ऑफ द सेल, ओके ठीक है बढ़िया, द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन इज कॉल्ड फिल्टरेट। एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन को फिल्टरेट बोला था, छन कर नीचे आ चुका था ये। ओके 1 तो फिल्टरेट हो जाएगा। एंड द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन इज कॉल्ड द रिटेंटेट। ये बेचारा छन कर नीचे नहीं आ पाया था, ऊपर ही रह गया था, इनसॉल्युबल पोर्शन था। ठीक है, the molecules having molecular weight less than 1000 daltons are the micromolecules, in fact biomicromolecules. Okay, and those found in the acid insoluble fraction are biomacromolecules. आ जाओ अब ऑप्शन मिलाते हैं बच्चों। पहला ऑप्शन फिल्टरेट, दूसरा रिटेंटेट, तीसरा बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, चौथा बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। पहला तो सही लग रहा है बच्चों, पहला यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास। तो यानी 176 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है बच्चों। ओके चलिए नेक्स्ट 177, असर्शन ऑल प्रोटीन फॉर्मिंग अल्फा अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। बिल्कुल सही है बात, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स का मतलब समझ रहे हो ना तुम। आ जाओ चलो समझाती हूँ मैं। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स याद करो भाई, अमीनो एसिड्स में पढ़ाया था मैंने, ये NH2, ये COOH, ये हमारा हाइड्रोजन, और ये हो गया R ग्रुप। याद करो, ये R ग्रुप वेरिएबल थी, ये अमीनो ग्रुप बेसिक, ये कार्बोक्सिल ग्रुप एसिडिक, और ये हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट था। तो भाई यही तो है ना हमारी अल्फा कार्बन, दिस इज आर अल्फा कार्बन। तो ऑल प्रोटीन फॉर्मिंग अल्फा अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, बिल्कुल सही बात है। रीजन, अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप। ठीक है, एक अमीनो ग्रुप है एंड एक अमीनो ग्रुप है एंड अ कार्बोक्सिल ग्रुप, ये भी ठीक है। ठीक है, तो दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप एंड दिस इज अमीनो ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन दी सेम कार्बन। सही है भाई, सेम ही कार्बन पे तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहे हैं। दिस इज आर अल्फा कार्बन, इसी अल्फा कार्बन से अमीनो ग्रुप भी जुड़ी हुई है और इसी अल्फा कार्बन से कार्बोक्सिल ग्रुप भी जुड़ी हुई है। तो रीजन भी सही है बच्चों, है ना, रीजन भी सही है। इनफैक्ट रीजन इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन ऑल्सो, है ना, क्योंकि देखो असर्शन में इन्होंने क्या बताया है कि भाई प्रोटीन फॉर्मिंग जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स का मतलब कि कुछ ग्रुप्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहे हैं, और उसी का एक्सप्लेनेशन इन्होंने रीजन में दे दिया है कि भाई वो कौन से ग्रुप्स हैं। तो वो कौन से ग्रुप्स है भाई, वो अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है जो सेम कार्बन पे सब्स्टिट्यूटेड है। तो यानी रीजन and assertion is correct and reason is also explaining the assertion। तो फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए बच्चों आंसर। 171 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। बोथ A and R is true and R is the correct explanation of the A। चलिए आगे चलते हैं, 178 आ जाओ बच्चों। यस 178 ही है ना, हाँ 178 आते हैं। ये तो डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग पूछा है तुमसे। पोजिशनल इंफॉर्मेशन, अच्छा ये किसके बारे में पूछ रहा है, प्रोटीन्स के बारे में पूछ रहा है बच्चों। देखो बड़ा आसान सवाल है, डरो मत। सबसे पहले तुम याद करो भाई, प्रोटीन्स में हमने 4 स्ट्रक्चर पढ़े थे ना, कॉलम 2 में देखो ध्यान से। प्राइमरी स्ट्रक्चर थी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी, टर्शरी स्ट्रक्चर थी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर थी। ओके, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमें पोजिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही थी। यस बिल्कुल, पोजिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ भाई, ये अमाइनो एसिड 1 है, ये अमाइनो एसिड 2 है, ये अमाइनो एसिड 3 है। एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता चल पा रही है ना इस लीनियर स्ट्रक्चर से।
तो इसीलिए यहाँ पे जो पोजिशनल इंफॉर्मेशन है वो किस स्ट्रक्चर ने हमें प्रोवाइड कराया, उसकी इंफॉर्मेशन प्राइमरी स्ट्रक्चर ने। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो पोजिशनल इंफॉर्मेशन बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर, हॉलो वुलन बॉल टर्शरी स्ट्रक्चर, याद करो टर्शरी स्ट्रक्चर वाज हैविंग हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ऊन के गोले की तरह स्ट्रक्चर थी बच्चों। तीसरी है बीटा प्लीटेड शीट, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट आर हैविंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज हैविंग क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। चलो आओ मैच करें, है ना, मैच करते हैं। ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4, सेकेंड ऑप्शन। यस 1 3 2 4 यानी 178 का सेकेंड ऑप्शन बच्चों, बढ़िया है। चलिए आइए चलते हैं 179 की तरफ। यस 179, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज यूज्ड, वैसे तो इज यूज नहीं होना चाहिए बच्चों, इज यूजिंग होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर है, कोई नहीं माइंड मत करना। ओके छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती है, इतनी अंग्रेजी तो आती होगी तुम्हें। यस तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज यूजिंग लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, लंग्स कौन कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? फिशेस, गलत हो गया, फिश तो गिल्स इस्तेमाल करती हैं बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, फिश मोलस्का नहीं। हाँ ये सही लग रहा है, रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजिंग लंग्स फॉर देयर रेस्पिरेशन। इंसेक्ट अर्थवर्म मोलस्का बिल्कुल नहीं। चलो एक सवाल है मेरा यहाँ पर, लास्ट तक बने रहे हो तो इस सवाल का जवाब भी कमेंट में देते हुए जाना। ओके कि इंसेक्ट्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर क्या प्रेजेंट होती है, इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन किसकी मदद से हो रहा है, कमेंट्स में जवाब देंगे मुझे सारे लोग। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। ओके आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 180। और देखो कितनी सरलता के साथ हमने ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना। बायोमोलिक्यूल्स के भी कुछ क्वेश्चंस थे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के भी कुछ क्वेश्चंस थे। ओके सो लास्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। Which of the following is an incorrect statement? क्या पूछा जा रहा है आपसे? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। ओके न्यूक्लिक एसिड्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है बिल्कुल सही बात है बच्चों, न्यूक्लिक एसिड तो करती है एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट भी रहती है। न्यूक्लिक एसिड्स आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सही है ये भी। यस न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमराइजेशन से तो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। इनकरेक्ट पूछ रहा है बच्चों। द बैकबोन ऑफ डीएनए इज बिल्ट अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। यस दिस इज आल्सो करेक्ट, है ना। बैकबोन किसकी बनी होती है बच्चों? तुम जानते हो शुगर एंड फॉस्फेट की तो बैकबोन होती है, ये भी सही है। लास्ट है द 2 strands ऑफ डीएनए आर पैरेलल, रॉन्ग बच्चों। दोनों स्ट्रैंड्स कैसी होती है तुम जानते हो, दोनों ही स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। तो भाई फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 180 का आंसर हो जाएगा बच्चों फोर्थ, है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, इतने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए बच्चों, बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे, कुछ आसान भी थे, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बड़े ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस थे। ओके ऐसे ही तुम लोग पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन आवर सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।